जय भीम साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आज का ये महत्वपूर्ण लाइव एक जो प्रकरण हुआ मेरठ में उसको लेकर है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके बीच में रखनी है। वो बातें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई हैं और कुछ ऐसे खुलासे भी हैं जो शायद आपको अंदर से सोचने को मजबूर कर दें, जैसी मुझे जानकारी है। लेकिन क्योंकि स्थिति बड़ी अजीबोगरीब थी और मुझे जो भविष्य में खतरा दिख रहा है इस मामले में, तो मुझे लगा कि आपको उसके प्रति सचेत करना जरूरी हो गया है। सर्वप्रथम तो मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं और उनको नमन करना इसलिए जरूरी है उन महापुरुषों को, क्योंकि उन महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मुझे लग रहा था कि अगर आप तक नहीं पहुंची तो खराब हो जाएगा, आप तक ये बात जानी जरूरी है और आपके माध्यम से पूरे देश तक, जहां तक भी लोग इस मामले को जानना चाहते हैं, उसको उन तक ये बात पहुंचे। प्यारे साथियों, इस ये घटना को लगभग अब 60 घंटे करीब बीत गए और इन 60 घंटों में मैं चाहता था कल परिवार के पास मिलने जाना, लेकिन वहां के बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे 24 घंटे का समय मांगा कि हमें 24 घंटे का समय दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, हम बेटी को बरामद कराएंगे। और जब वो समय पूरा हो गया तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए गया। और आप ये समझिए कि कहीं भी कोई घटना होती है तो परिवार से मिलने के लिए लोग जाते ही हैं, उनका दुख बांटने के लिए। और जो मतलब उस तरह की जनप्रतिनिधि हैं वो इसलिए भी जाते हैं कि परिवार का जो विषय है, उनकी जो मांग है, उनके मन सामने जो परेशानी है उसको उठाएं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, वरिष्ठ अधिकारियों के, मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में, मुख्यमंत्री और तमाम बड़े अधिकारियों तक उनकी अपनी बात पहुंचाएं, जिससे उस परिवार की मांगों पे सरकार चिंतन करे। तो आज जब मैं चला तो यहीं से पुलिस ने मुझे जो है उस तरह से मेरी निगरानी करनी शुरू की और मेन हाईवे जो है गाजियाबाद का, वो हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा के मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं उस परिवार की पीड़ा सुनने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। मेरी परिवार से बात हुई है, अभी भी आधा घंटा पहले मेरी परिवार से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है, हमारे यहां जरूर आना है। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने जबरदस्ती की, गाड़ी रोक दी, मुझे पैदल उतर के चलना पड़ा, रोड कई बार जो रोड बदलने पड़े, दौड़ लगानी पड़ी, तमाम तरह से प्रयास था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे थे। और जब मैं पहली गाड़ी से क्रॉस किया तो हम मतलब पहली जगह से हम लोग काफी दूर हाथापाई, मतलब पुलिस के लोग धक्का देते रहे, लात मारते रहे। एक कील जैसी नकुली चीज जो है यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ये रही, वो मेरे हाथ में भी जो है लग गई। और मैंने ऐतराज भी किया कि पुलिस को अपना रोकना है, ठीक है, उसका एक तरीका है, लेकिन रोकने के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथियों ने हिम्मत बढ़ा के जो है और पहले पड़ाव को हम लोगों ने पार कर दिया। जैसे आगे निकले तो दूसरी जगह बैरिकेडिंग कर रखा है। वहां से मैं फिर दूसरी तरफ गया, फिर मैंने एक आगे जाके मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, हम लोग ऊपर हाईवे पे चढ़े। एक ट्रक से हम लोग जो है हमने 1 किलोमीटर करीब सफर तय किया और हमने फिर अपनी गाड़ी जो हमारे साथियों की थी उनमें एक गाड़ी रुकवा के बैठने को, तब फिर पुलिस सामने आ गई और इस तरह जैसे फिल्मों में होता कि गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी, चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाए, चाहे उनको खुद नुकसान हो जाए। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। फिर मैं उसके बाद वहां से भी क्रॉस करके हम भागे वहां से, फिर एक गाड़ी अगली पकड़ी, फिर आगे गए तो आगे देखा फिर बैरिकेडिंग लगा कर फिर मैं नीचे चला गया। फिर मैं एक गांव में के जाने वाले 3 लड़के थे, गांव के में घूम रहे थे, मैंने उनसे मोटरसाइकिल ली, मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मेरी मदद कर, मुझे वहां जाना है। उनके जरिए मैं 4-5-6 गांव में होता हुआ किसी तरह से मेरे टोल पे पहुंचा, जहां हमारे साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरी वहां अधिकारियों से वार्ता हुई, कई सारी चीजें हुई, 2 बार वार्ता हुई। मेरी एक ही डिमांड थी कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं। मेरी कोई जिद नहीं है कि मैं उस गांव में जाऊं कपसाड़ में, आप मुझे यहीं लाके मिला दो। और पुलिस इस बात पर अड़ी हुई थी कि भाई आप गाजियाबाद
वापस चले जाओ, हम गाजियाबाद और दिल्ली या दिल्ली मिलने की व्यवस्था करा देंगे, जब हमारी टीम वहां विरोध कर रही थी। और मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि भाई मैं यहाँ आया हूं तो मुझे यहीं मिलने दीजिए, परिवार को लाकर मिलवा दीजिए, मैं उनकी पीड़ा को सुन लूं, उनके हाल को जान लूं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो इस समय के जो महसूस कर रहे हैं, और मीडिया के सामने रख दूं, अपने लोगों के सामने रख दूं, सब लोगों तक ये बात चल जाएगी। आज मेरे लाइव में 6000 से ज्यादा लोग जुड़ के इस बात को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सुबह से ये चीज लोगों के संज्ञान में है कि चंद्रशेखर वहां जाके उस परिवार की आवाज बनेंगे। अब मैं जो इंपोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, फिर वहां मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बेटा और बेटी बरामद हो गए हैं और आपकी जो मेहनत थी वो सफल होगी, पुलिस को सफलता हासिल होगी है। ये बात उन्होंने मुझसे कही। लेकिन इस बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, वो परिवार किस हाल में है। ऐसा क्या है कि जो फोर्स लगानी चाहिए थी अपराधियों को रोकने में, वो फोर्स मुझे रोकने के लिए लगाई गई। ऐसा क्या है, सब चीजों को जानते हुए भी इस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग करके और मेरी जान को दांव पे लगा के जो है पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही थी। कौन इतना प्रेशर कर रहा था, इसका जवाब अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो है जिलाधिकारी मुझे मेरठ, जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। उनको इस बात का पुख्ता पता कि किसके इशारे पे मुझे रोका जा रहा है। अब मैं वहां जाके करता क्या, किसी के यहां दुख होता है, लोग जाते हैं, तमाम पार्टियों के लोग गए हैं, हम लोग जाते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं। जैसा हमने कहा था कि अगर हमारी मांग पूरी तो धरना देंगे, तो ये सरकार को धरने से डर क्या है, इसका जवाब भी सरकार ही बेटर तरीके से दे सकती है। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो आपको जाननी चाहिए, और मुझे जो भविष्य का खतरा है, कल का जो मुझे खतरा है, जैसे बताया गया शाम में जब हम लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया या धक्का दिया, इधर खींचा उधर खींचा, कपड़े फटे, चोट लग गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब आदमी संघर्ष करने स्वाभिमान संभाल के निकलता है, इस तरह की सोचें जो होती है, नहीं घबराना चाहिए। और जो लोग घबराते हैं, मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो इस बात के साथ सड़क पर निकलेंगे, हम मतलब जाएंगे तो हमें वो नहीं होगी, कोई परेशानी आ जाएगी। तो जिनको इस तरह का भय हो वो घर में रहे यार, काहे को जा रहे हो। बेसिक ये है कि मुझे किसने बताया कि लड़की कल ही बरामद करा ली गई, और आज क्योंकि हम लोग जा रहे थे और हम लोग अगर इस तरह की स्थिति हो जाती तो हमें पता पहले ही बात क्लियर हो जाती, लड़की मिल गई तो हम लड़की से मिलते, 15 दिन हुए वो किस हालत में जानने का प्रयास करते। छुट्टियों में लेकिन पूरे शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत दबाव बन गया तब पुलिस को एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ा कि लड़की और लड़का बरामद हो गए, वरना उससे पहले सारे मामले को छिपाया जा रहा है। पहुंच रहा है 2 दिन से। अब महत्वपूर्ण क्या है, अगर लड़की पुलिस के पास थी, पुलिस ने बरामद कर ली, तो आज पूरे दिन लड़की को कहाँ रखा गया, उसको क्या सिखाया गया, क्या समझाया गया। 3 बजे से क्योंकि मुझे जो घटना बताई गई है चशमदीदों द्वारा या वहां के लोकल लोगों द्वारा कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था, इस बात को लेकर गांव में कितने बजे विरोध भी हुआ था, इस पर चर्चा भी हुई थी, और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़के से बात करे। और उस दिन भी क्या हुआ, अगर आपने सुना हो कि उस लड़के ने खेत से निकल के उस लड़की को आवाज लगाई, जहां उसकी मां भी साथ थी, मुझे उससे बात करनी, लड़की ने मना कर दिया। तो जहां तक मुझे नजर आता हुआ ये है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी मां का कत्ल कर दिया। डरी सहमी लड़की जिसकी मां का कत्ल उसके सामने हो गया हो या मृतक स्थिति में हो, वो उसको किस स्थिति में, एक आदमी था, 2 आदमी थे, 4 आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहां लेके गए, किसी को नहीं पता है। अब मुझे डर क्या है, अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वही आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं, उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस हो, हाथरस में भी यही हुआ
मीडिया ने डिबेट करनी शुरू कर दी। मेरे आज भी याद है कुछ चैनल डिबेट करवा रहे थे और कह रहे थे कि फोन में उनपे कोई जानकारी नहीं थी कि उनके फोन में मैसेज मिले हैं, उनकी बातें होती थी, उनका ये होता था, उनका वो होता था। आप समझिए, नेट चल गया। आप समझिए पूरा नैरेटिव क्या, पूरा नैरेटिव उस परिवार को गलत बनाने का है। और ऐसा क्या है उस गांव में जहां कल सब लोग चले गए थे कि वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो दलितों का ही, क्योंकि दलित सीट से जो है रिजर्व सीट से मतलब रिजर्व सीटों का से चुना हुआ व्यक्ति जो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका नेतृत्व करता है, उसको गांव में ना जाने दिया जाए, ये किसकी नाक का सवाल बना हुआ था। और जितनी मैं समझता हूं ये हिम्मत डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं में या अधिकारियों में तो नहीं थी। जहां गाजियाबाद पुलिस, सहारनपुर पुलिस, मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस, तमाम एक इस तरह का मतलब संगठित जो है एक वो चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे कि चंद्रशेखर वहां नहीं पहुंच जाए। ये क्यों था? इसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है कि परिवार दहशत में है, परिवार डर में है और परिवार चंद्रशेखर आजाद से ना मिले और परिवार को जिस तरह का दबाव बना जा रहा है, उस दबाव बनाने में पुलिस प्रशासन और वहां के लोकल लोग कामयाब हो जाएं, मुझे ऐसा लगता है। इस गांव की हिस्ट्री के बारे में 2018 के आसपास की एक घटना हुई।